बारिश में गरीब डोसे वाली। एक बड़े शहर की भीड़ भाड़ वाली गली में वहीं एक छोटे से ठेले पर कमलाबाई अपना डोसा बेचती थी। कमलाबाई की उम्र कोई 60 के करीब थी, पर उनके हाथों में आज भी उतनी ही फुर्ती थी जितनी जवानी में रही हो। सुबह होते ही वो अपनी छोटी सी दुकान खोल लेती और गर्मा गर्म डोसे की खुशबू से पूरे इलाके को महका देती। उनके डोसे इतने स्वादिष्ट होते थे कि लोग दूर दूर से खाने आते थे। तुम्हारे हाथों में तो जादू है काकी, कितना लाजवाब डोसा बनाती हो कि मुंह में पानी आ जाता है। मेरे ग्राहकों को मेरे हाथ का बना डोसा अच्छा लगता है तो बस, और मुझे क्या चाहिए। हाँ काकी, सांभर का स्वाद तो डोसे के स्वाद को और बढ़ा देता है। ये है मुंबई शहर में ठेला लगाने वाली कमला, जिनका जीवन इतना आसान नहीं था। उनके पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था। उनके 2 बेटे थे जो ब्याह कर अलग हो गए थे और उन्होंने उनसे मुंह मोड़ लिया था क्योंकि वो उनका और राधिका का खर्चा नहीं उठाना चाहते थे। 2 बेटों के अलावा उनकी इकलौती बेटी भी थी, पूजा, जो एक गंभीर बीमारी के चलते दुनिया से चली गई थी। अब उनके पास सिर्फ ये डोसे का ठेला ही था जिससे वो अपना गुजारा करती थी और अपनी मरी हुई बेटी की 10 साल की नन्ही राधिका को पाल रही थी। राधिका कमलाबाई की जान थी, वो उसके लिए हर सुख सुविधा जुटाना चाहती थी। एक शाम वो ठेला लेकर घर आई। अरे वाह, मेरी गुड़िया तो पढ़ाई कर रही है, बहुत समझदार हो गई है। नानी माँ, आ गई तुम? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, सोचा जब तक तुम आती हो तब तक मैं स्कूल का काम खत्म कर लूँ। हाँ हाँ गुड़िया, आराम से कर ले, तब तक मैं खाना बना देती हूँ। मेरी गुड़िया को भूख लग गई होगी ना? नानी माँ, मैंने खाना बना दिया है, आप हाथ मुंह धो लो, दोनों साथ में बैठकर खाएंगे। क्या तूने बना दिया? लेकिन तूने कब सीखा? आपको देखकर। अब माँ और पापा तो पहले ही मुझे छोड़कर चले गए थे, तब से मैं आपके पास ही तो हूँ। तो आप जब भी खाना बनाती थी आपको देखती रहती थी, तो बस सोचा आज बना भी लूँ। आप भी तो सारा दिन थक जाती होंगी ना? अपनी नातिन की बात सुनकर कमला की आंखों में आंसू आ गए। लो, फिर आपकी आंखों से बरखा होने लगी। ये इंद्रदेव तो बादल बरसा नहीं रहे, इसलिए मेरी नानी ने सोचा मैं ही बरसात कर दूं। चुप पगली। ऐसे समय बीता। दोनों नानी नातिन एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। घर खर्च चलाने के लिए बूढ़ी कमला डोसा बनाकर बेचती थी, क्योंकि यही एक चीज थी जो वो सबसे अच्छा बनाना जानती थी। और कई सालों से मुंबई में ठेला लगाते हुए उन्हें ग्राहक पहचानने भी लगे थे, इसलिए वो उसके पास ही आते थे। ओए, आज तो मौसम बड़ा सुहाना है, ऐसे में काकी के हाथ का चटपटा डोसा खाकर तो भाई मजा ही आ जाएगा। काकी, आज मेरे यारों भी मेरी तरफ से एक डोसा दे दो। हाँ हाँ, अभी बनाती हूँ। अभी वो सभी के लिए एक डोसा बनाने लगती है, लेकिन तभी अचानक काले बादल घिर आए और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अरे बाप रे, कितनी तेज बारिश होगी। चलो भाई शक्ति चलो, नहीं तो पीछे जाएंगे। बारिश इतनी तेज थी कि सड़कें कुछ ही देर में पानी से भर गईं। उनसे ग्राहक कम हो गए और कुछ देर में तो कोई भी नहीं बचा। सड़क पर इक्का दुक्का लोग ही दिख रहे थे। कमलाबाई उदास हो गई। आज का दिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। राधिका की स्कूल की फीस भरनी थी, जिसकी आखिरी तारीख कल थी। मैंने सोचा था आज इतने सारे ग्राहक हो गए तो आज अच्छी कमाई होगी, लेकिन बारिश ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मेरे पास तो सिर्फ उतने ही पैसे हैं जितने से आज का खाना बन सके। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। कमलाबाई डोसे के तवे को देखती रही। उन्होंने कई डोसे का घोल तैयार कर रखा था, लेकिन अब उन्हें कौन खरीदता। तभी उनकी नजर सड़क पर पड़ी। एक छोटी सी लड़की जो शायद राधिका की उम्र की थी, बारिश में भीगती हुई एक छाते के नीचे खड़ी थी। वो भूखी लग रही थी और ठंड से कांप रही थी। कमलाबाई का दिल पसीज गया। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे एक गर्मा गर्म डोसा बनाया और उस बच्ची को अपने ठेले के पास बुलाया। क्या हुआ बेटी, तुझे बहुत भूख लगी है? हाँ काकी, बहुत तेज भूख लगी है। ये ले, गर्मा गर्म डोसा खाएगी? इससे तेरी भूख भी शांत हो जाएगी और तुझे ठंड भी नहीं लगेगी। मेरे लिए, और वो भी डोसा? धन्यवाद काकी। वो डोसा देख उस बच्ची की आंखों में चमक आ गई। उसने धन्यवाद कहा और जल्दी से डोसा खा लिया। शाम होते होते बारिश थोड़ी धीमी हुई, लेकिन ग्राहकों की भीड़ वैसी नहीं लौटी जैसी वो उम्मीद कर रही थी। कमलाबाई मायूस थी। राधिका की फीस का क्या होगा, ये सोचकर वो परेशान थी। फिर शाम को ठेला लेकर घर लौटी तो वो थोड़ी भीग भी गई थी, जिससे उन्हें जुकाम और खांसी होने लगी। क्या नानी, फिर भीग गई ना? बारिश में कितनी बार कहा है, बारिश हो तो काम से पहले ही लौट आया करो। चलो अब जल्दी से कपड़े बदल लो, मैं अभी तुम्हारे लिए काढ़ा बना देती हूँ।
तू है मुझसे छोटी, लेकिन ख्याल बिल्कुल मुझसे बड़ों जैसा रखती है। फिर राधिका ने दोनों के लिए खिचड़ी बनाई, जिसे खाकर वो दोनों सो गई। अगले दिन सुबह जब कमलाबाई अपने ठेले पर गई तो हैरान रह गई। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उसी ठेले वाली जगह पर खड़े थे। ये वही बच्ची थी जिसे उन्होंने कल डोसा खिलाया था, और उसके साथ उसके माता पिता भी थे। बच्ची के पिता ने कमलाबाई से कहा, माँ जी, कल मेरी बेटी ने आपके डोसे की बड़ी तारीफ की। दरअसल ये हमारी बेटी है और घर का दरवाजा खुला रह गया था और ये चलते चलते यहाँ तक आ गई। और जब हमारी नैनी को ये घर में नहीं मिली तब वो इसे ढूंढते हुए यहाँ आई। हम उस वक्त कहीं गए हुए थे। घर जाकर इसने हमें बताया कि कैसे इसने आपके हाथ का बना डोसा खाया, जो इसे बहुत पसंद आया, और आज भी ये वही जिद करने लगी। काकी, आपने बुरे वक्त में हमारी बच्ची को सहारा दिया, उसकी मदद की, इसीलिए अब हम भी आपकी मदद करना चाहते हैं। हाँ माँ जी, मेरा मुंबई शहर में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है और मेरी बेटी को आपका डोसा इतना पसंद आया तो जरूर उसमें स्वाद होगा। आज हम भी आपके हाथ का डोसा खाना चाहते हैं। अगर हमें ये पसंद आया तो हम आपको उसमें काम जरूर देंगे। उन्होंने कमलाबाई के हाथ का बना डोसा खाया, जो उन्हें बहुत पसंद आया। वो उनके डोसे के स्वाद से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कमलाबाई को अपने रेस्तरां में काम करने का प्रस्ताव दिया। आपके हाथ का डोसा तो लाजवाब है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे यहाँ ये बनाकर बेचें। इसके बदले महीने के 60,000 आपको मिलेंगे, साथ ही रहने की भी व्यवस्था होगी। ये सुनकर कमलाबाई की आंखों में आंसू आ गए। ये उनके लिए एक सपने जैसा था। कमलाबाई ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने ठेले को छोड़कर उस बड़े रेस्तरां में काम करना शुरू कर दिया। उनके डोसे की प्रसिद्धि जल्द ही पूरे शहर में फैल गई और उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। बारिश का वो दिन जिसने पहले कमलाबाई को उदास कर दिया था, आखिरकार उनके लिए एक नए सवेरे की शुरुआत बन गया। ये दर्शाता है कि कभी कभी मुश्किल समय में की गई एक छोटी सी नेकी भी हमें उम्मीद की किरण दिखा सकती है और जीवन को बेहतर बना सकती है। मम्मा, पकौड़े बहुत टेस्टी बने हैं। सच में एकदम जबरदस्त। बस बाहर बारिश और हो रही होती तो इन पकौड़ों का मजा दोगुना हो जाता। हाँ, तो उसमें क्या देर है, टीवी पर बता रहे थे हफ्ते भर में मॉनसून आ जाएगा। और सुनिए, बारिश से पहले छत का काम भी करवाना है। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैंने मिस्त्री से बात कर ली है। वो कल से ही छत की मरम्मत शुरू कर देगा और 2-4 दिनों में काम पूरा भी हो जाएगा। बस खर्चा हो जाएगा इस सब में। आप चिंता मत कीजिए, हम थोड़ा हाथ रोक कर खर्च करेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन छत की रिपेयरिंग जरूरी है, वरना बारिश में इस बार भी छत टपकने लगी तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। सही बोल रही हो। चलो अब मैं चलता हूँ, शाम को मिस्त्री आएगा तो उसे पूरी छत दिखा देना। अच्छा जी, आप चिंता मत कीजिए। ये एक मिडिल क्लास परिवार है। यहाँ कमाई जरूरत के हिसाब से है, लेकिन खुशियां भरपूर हैं। किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं। 2 कमरों का अपना छोटा सा मकान है और रहने वाले बस 3। भैया, पिछली बार यहाँ से बहुत पानी टपका था, तो यहाँ थोड़ा ज्यादा मसाला लगाना, और वो वहाँ पर भी। अरे मैडम जी, यहाँ वहाँ नहीं, आपकी पूरी छत पर मसाला लगेगा। भाई साहब ने जितना बताया था उससे ज्यादा का काम है आपका, खर्चा बढ़ेगा। अच्छा, वो आप इनसे बात कर लीजिएगा, पर काम तो करवाना ही है, वो भी बारिश शुरू होने से पहले। खर्च बढ़ा, लेकिन फिर भी किसी तरह मैनेज करके छत की मरम्मत अच्छे से हो ही गई, और वो भी बिल्कुल ठीक वक्त पर। उधर बारिश भी बिल्कुल ठीक वक्त पर शुरू हो गई। और फिर आहा, कितना बढ़िया मौसम है। मीरा, अब बनाओ तुम पनीर के पकौड़े, बिल्कुल वैसे जैसे उस दिन बनाए थे। हाँ, अब पकौड़े तो बन जाएंगे, पर पनीर के नहीं, सिंपल आलू प्याज के बना देती हूँ। देखिए, छत के काम में ना काफी पैसे खर्च हो गए, तो थोड़ा सोच समझ कर चलेंगे तो हमें ही दिक्कत नहीं होगी, है ना? ठीक है, आलू प्याज के ही बना लो, वो भी तो बढ़िया बनाती हो तुम। संजीव की बात पर मीरा मुस्कुरा दी और पकौड़े बनाने के लिए रसोई में चली गई। फिर संजीव का फोन बजा। संजीव ने कॉल उठाकर बात की और फिर वो भागा भागा रसोई में पहुंचा। अरे सुनो मीरा, पकौड़े थोड़े ज्यादा बना लेना। ज्यादा? लेकिन क्यों, कोई आ रहा है क्या? हाँ, शालिनी दीदी आ रही हैं, जीजाजी और शिवम के साथ। अच्छा, इस बारिश में? हाँ, बस पहुंचने ही वाले हैं। कमाल की बात है, चलने से पहले बताया भी नहीं। अब जो भी है, खातिरदारी अच्छे से करनी पड़ेगी। तुम जीजाजी का नेचर तो जानती हो ना। हाँ, ऐसा करो, आप थोड़ा पनीर ले ही आओ, फिर सिर्फ उन लोगों के लिए पनीर के पकौड़े भी बना दूंगी। ठीक है, तुम बाकी सामान की भी लिस्ट बना दो, मैं सब ले आता हूँ। शालिनी संजीव की बड़ी बहन थी, जो अचानक ही अपने परिवार के साथ उसके घर आ रही थी। बारिश में भीगते हुए संजीव सारा सामान लेकर आया और मीरा फटाफट काम में लग गई। और फिर कुछ ही देर में शालिनी अपने पति सुरेश और बेटे शिवम के साथ संजीव के घर पहुंच गई। पाए लागू दीदी, कैसी आप? ओह, भीग गए आप लोग तो।
हाँ, अब क्या करें, कार भी हमारी एंड टाइम पर खराब हो गई, वरना ऐसे ऑटो से नहीं आना पड़ता। अरे आप लोग पहले बता देते तो मैं लेने आ जाता। अरे तो भी कौन सा फर्क पड़ जाता है? अरे कौन सा तुम्हारे पास कार है भाई? आना तो फिर भी ऑटो से ही पड़ता ना, वो भी इस कीचड़ से होकर। हाँ रे संजीव, तू तो बोल रहा था कि तेरे यहाँ रोड बनने वाली है। अरे यहाँ का हाल तो पहले से भी बुरा हो गया। पता है, कोई ऑटो वाला इधर आने को राजी नहीं था। तेरे जीजा जी को 100 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े, तब जाकर माना ये ऑटो वाला। अब क्या कहूँ दीदी, कुछ महीने पहले सुना तो था कि रोड बनने वाली है, फिर बात आई गई हो गई। अब ये छोड़िए ना, मीरा ने गर्मा गर्म पनीर के पकौड़े बनाए हैं आप लोगों के लिए। और बताइए जीजा जी, फैक्ट्री का काम कैसा चल रहा है? अरे बहुत ही बढ़िया है, हमें तो सांस लेने की फुर्सत भी नहीं है, लेकिन क्या करें, तुम्हारी दीदी ने तुमसे मिलने की जिद पकड़ ली तो आना पड़ा, सब छोड़ छाड़ कर। हाँ तो इकलौता भाई है मेरा। और सुन लीजिए, साफ साफ कह देती हूँ, इस बार अच्छे से रुक कर जाना है मुझे। पिछली बार की तरह नहीं कि बस 2-4 दिन रुक कर वापसी का टिकट बुक करने लगे। हाँ हाँ दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वैसे भी कौन सा आप लोग रोज रोज आते हो? क्या बात है, मीरा कुछ नहीं बोल रही? हमारा आना अच्छा नहीं लगा क्या उसे? अरे नहीं नहीं दीदी, बस सोच रही थी कि डिनर में क्या बनाऊं। शालिनी और उसका परिवार यहाँ मेहमान नहीं बल्कि बिन बुलाई आफत बनकर आए थे, जिसे ना चाहते हुए भी अब संजीव और मीरा को झेलना ही था। बात सिर्फ खाने पीने तक होती तब भी ठीक था, घर की हर चीज को लेकर इन तीनों के नखरे ही अलग थे। मम्मी, हमारे पास 2 कमरे हैं, फिर भी हम जमीन पर क्यों सो रहे हैं? वो शिवम भैया को अकेले सोने की आदत है ना, इसलिए। अब कोई बात नहीं बेटा, कुछ ही दिनों की तो बात है। कुछ दिन की नहीं मीरा, मुझे तो इस बार दीदी का लंबा दौरा लगता है। मुझे तो टेंशन खर्चे पानी की है। छत की रिपेयरिंग में पहले ही बहुत पैसे खर्च हो गए। आप चिंता मत कीजिए जी, मेहमान भगवान समान होते हैं, उनकी आवभगत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप ऐसा कीजिए, मेरी एक सोने की अंगूठी कल जाकर गिरवी रख दीजिए, फिलहाल काम चल जाएगा उससे, फिर आगे जब संभल जाएंगे तो छुड़वा लेंगे उसे। तो नौबत यहाँ तक आ पहुंची थी। और फिर एक दिन, चुप कर, थोड़ा एडजस्ट कर ले, जब तक सारा मामला सुलट नहीं जाता। हाँ तेरी मम्मी ठीक बोल रही है। मैं तो कहता हूँ बारिश का अच्छा बहाना मिल गया तो 1-2 महीने यही रह लेते हैं। बट पापा, यहाँ बहुत दिक्कत है, रूम कितना छोटा है। अरे बस कर, वहाँ अपने मोहल्ले में जो कुश्ती करके आए वो कम है क्या? पड़ोसी के लड़के की सारी हड्डियां तोड़कर रख दी। वो तो अच्छा हुआ कि हम तेरे कांड के बाद फौरन यहाँ चले आए, वरना भी पुलिस स्टेशन की हवा खा रहा होता तू। इस बातचीत को सुनकर मीरा को सब समझ आ गया कि उसके नखरीले ननद नंदोई आखिर क्यों उसके यहाँ टिके हुए हैं। और फिर काफी सोचने समझने के बाद उसने इस मुसीबत का एक हल निकाला, जिसमें उसका साथ देने के लिए संजीव और शानू भी तैयार थे। मम्मा सुनो, बाहर पुलिस आई है। क्या पुलिस? पर क्यों? अब पता नहीं, सभी घरों में जाकर पूछताछ कर रहे हैं। लगता है किसी को ढूंढ रहे हैं। पड़ोस वाले शर्मा जी बता रहे थे कि कुछ मार पिटाई का मामला है। अभी बस हमारे यहाँ ही आने वाले हैं वो लोग। मम्मी अब क्या करें? हमें क्या करना है? जो करना है वो पुलिस करेगी और उसके साथ करेगी जिसे वो ढूंढ रही है। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो भांजी जी? हाँ हाँ, हमें क्यों कोई टेंशन होगी। शालिनी आओ जल्दी से सामान पैक करो भाई। वो फैक्ट्री से फोन आया है, फैक्ट्री से। हम अभी निकलेंगे। अच्छा। अरे ऐसे कैसे, इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी मैं आप लोग को। और फिर आप लोगों के टिकट भी तो नहीं हुए। हाँ हाँ जीजा जी, बाहर बारिश भी बहुत तेज हो रही है, इस मौसम में कैसे जाएंगे आप लोग? वो सब हम देख लेंगे भाई, लेकिन अभी हमें फौरन जाना होगा। अरे शालिनी, अरे जाओ भाई, मैं जल्दी से कैब बुक करता हूँ। चलो जल्दी करो। संजीव और मीरा की तरकीब काम कर गई। ये बिन बुलाए मेहमान जो महीनों टिकने का प्लान बना रहे थे, कुछ ही मिनटों के मेहमान बनकर वहाँ से भाग निकले। और तब जाकर संजीव और मीरा ने अपने ही घर में चैन की सांस ली।